इज देयर एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास? सो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे चेंज होती है इसको पढ़ना स्टार्ट किया था. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन एंड डीलिंग द सम ऑफ द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला. जैसे इफ अ बॉडी अगर एक बॉडी को इज टेकन at the height h is equal to आपके पास r/3 from the surface of the earth, from the surface of the earth, from the surface of the earth. अगर surface of earth से बचे कितनी हाइट पर चली जाती है? r/3. calculate the apparent value of g. Calculate the apparent value of g. apparent value of the g. आपको apparent value of g निकालनी है at this height, यानी कि इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आपको apparent value of g को निकाल कर बताना. सॉल्यूशन, हमारे पास ये हाइट आपके पास r/3 के बराबर है, which is less than the half of the radius of the earth. Therefore, अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? We will be using the formula. हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे बच्चे आपके पास g dash is equal to g 1 minus of 2h upon r, और we can write down g dash is equal to g 1 minus 2 h is r/3 multiplied by 1 by r. So ये सॉल्व हो जाएगा. g dash is equal to g 1 minus 2/3 और the answer will be g/3. बोलो सर. मतलब मैंने ना एक चीज पूछनी थी कि ये जो आपने कल कराया था ना सर, वो मैंने एक्चुअली मतलब मैं कल आ नहीं पाया, तो मतलब मेरे को सर वो ये वाला समझा दो जिसमें हमने ना h इज लेस देन r/2 करेंगे तो वो उसका केस क्या होगा, और h इज ग्रेटर देन तो उसका केस क्या होगा सर, वो वाला बता देना बात. ये बच्चे मैं वही करवा रहा हूँ बेटा, ये मैं वही करवा रहा हूँ. श्योर, या आपके पास ये फॉर्मूला हम कब लगा रहे हैं? जब h इज इक्वल टू r/3 एट इज लेस देन r/2. ये वही करवा रहा हूँ मैं. श्योर है? ठीक है, ये मैं वही फॉर्मूला करवा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला कब निकालना है. ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आप अर्थ से किसी एक हाइट के ऊपर जा रहे हो, और ये हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले हमारे पास क्या है? ये जो आपके पास हाइट h है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले हमारे पास क्या है? इसके हाफ से भी आपके पास कम है. तो आपके पास एपरेंट वैल्यू ऑफ g इस तरीके से आएगी. g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h/r. ये इस तरीके से है. ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आएगी. नाउ दिस इज द फॉर्मूला जो आपके पास वैलिड होगा इफ द हाइट इज लेस देन आपके पास क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट वन, अगर टीचर यहां पर मुझे बोलता है व्हाट इज द रिलेटिव चेंज, व्हाट इज द रिलेटिव चेंज, तो g माइनस ऑफ g डैश अपॉन g, और दिस इज g बाई आपके पास g माइनस ऑफ g डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई g, और दिस इज 2g/3 मल्टीप्लाइड बाई g. तो रिलेटिव चेंज कितने के बराबर आ गया? मेरे पास 2/3. एंड अगर टीचर मुझे यहाँ पर परसेंटेज चेंज के बारे में पूछता है, टीचर अगर मुझे परसेंटेज चेंज के बारे में पूछता है, सो रिलेटिव चेंज मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इसमें परसेंटेज चेंज कितने के बराबर आ गया? 200/3 परसेंटेज. तो इसमें कितना परसेंटेज चेंज आ गया हमारे पास? 200/3% का आपके पास परसेंटेज चेंज आ गया. सो ये हमारे पास है इफ अ बॉडी इज टेकन टू द हाइट h and this height h is less than the half of the radius of earth. तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो g से चेंज होकर h हाइट पे क्या बन जाती है? g डैश बन जाती है. लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है
और क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ जाए, इफ अ बॉडी, अगर मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, इफ अ बॉडी इज टेकन टू अ हाइट, taken to a height, taken to a height equal to a radius of the earth, equal to the radius of the earth, equal to radius of the earth, यानी कि हाइट और जो रेडियस ऑफ अर्थ है, नाउ दे आर कंपेरेबल, ये दोनों बराबर है. What is the apparent value of G? What is the apparent value of G? Apparent value of G, apparent value of G at such height, यानी कि ऐसी हाइट के ऊपर G की वैल्यू क्या हो जाएगी. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पर मिस्टेक की बात करते हैं. यहाँ पर बच्चा सबसे पहली मिस्टेक क्या करेगा, हाइट h के ऊपर G की वैल्यू निकालने के लिए G डैश 1 माइनस 2h/r का फॉर्मूला लगा देगा. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. ये फॉर्मूला अब यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेबल नहीं होगा. और क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा बच्चे हमारे पास यहाँ पर, रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बिकॉज द हाइट इज इक्वल टू आर विच इज ग्रेटर देन द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पर फिर जी डैश की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी GM और नीचे बच्चा आपके पास R प्लस H का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी GM डिवाइडेड बाई R प्लस R का होल स्क्वायर, क्योंकि अब H किसके बराबर है, R के बराबर. तो हम H के अंदर इस R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, and this will be GM divided by 2R का square, and this will be 1/4 multiplied by GM upon R का square. आपका GM by R square भी किसके बराबर होता है, स्मॉल g के बराबर. So G dash will be equal to 1/4 multiplied by G. ये हमारे पास आ जाता है. नाउ टीचर इसके अंदर हमारे पास क्या बोलता है, व्हाट इज द रिलेटिव चेंज. आपके पास यहाँ पर रिलेटिव चेंज कितने का आ जाएगा, सो रिलेटिव चेंज इज G माइनस ऑफ G डैश बाई G, और दिस विल बी इक्वल टू G माइनस ऑफ आपके पास G/4/G मल्टीप्लाइड बाई 100. सो 100 अभी नहीं आएगा, परसेंटेज में आपके पास 100 आएगा. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था. सो ये बच्चा हमारे पास 4 माइनस 1 3, तो रिलेटिव चेंज इज 3/4. और अगर टीचर परसेंटेज चेंज बोलता है तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया इसके अंदर से हमारे पास, सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100. सो परसेंटेज चेंज कितने का आ गया आपके पास, 75% आपके पास आ गया जी. अब अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि बड़े डिटेल के अंदर मैंने आपको ये बात बताई है कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कब कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा. बोलो सर, आपने कल एक चीज लिखवाई थी, मैंने नोट किया था कि अगर हमें ये रिलेटिव चेंज फाइंड करना हो तो हम इसको 2h/r करते हैं सर. तो हमने तो इसमें 2h/r नहीं किया. बेटा देखिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर आप किसी भी सिचुएशन को ध्यान से देखें, ये 2h/r मैंने साथ साथ में यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चे, शाबाश. फिर बच्चे हम कैसे कर पाएंगे, तो सर आपने तो लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में भी नहीं किया था. अगर आप पिछले क्वेश्चन में करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे, आपके पास यहाँ पर 2h/r. 2h/r हमारे पास यहाँ पर कैसे आया था वो देख लेना, वो एक अलग क्वेश्चन है. हमारे पास उस क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा, G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस 2h/r. ठीक बेटा, ध्यान से देखना शौर्य. ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई r. ठीक है शौर्य, तो G डैश इज इक्वल टू G माइनस ऑफ G 2h डिवाइडेड बाई r. ठीक है शौर्य, चीजों को एक्सचेंज करके अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, जरा बताओ मेरे पास. ये आ जाएगा 2hg डिवाइडेड बाई r
इज इक्वल टू जी डैश माइनस सॉरी जी माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा जी डैश, और 2h डिवाइडेड बाई आर, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा जी माइनस ऑफ जी डैश अपॉन जी। यानी कि हमारे पास ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन, ये हमारे पास यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास एक थ्योरेटिकल पोर्शन। इस वजह से वो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो टीचर अगर आपको थ्योरी के अंदर पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको हिंट करोगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चे इसको, न्यूमेरिकली। अब यहाँ पर h की वैल्यू कितने के बराबर है, जरा बता दे बच्चे, कितने के बराबर है, 2r/3, सॉरी r/3 है। अब क्योंकि यहाँ पर ये एप्लीकेबल हो सकता है तो इसको जरा चेक कर लीजिए। हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास h r/3 है, मल्टीप्लाइड बाई r है, r से r कैंसिल, तो बता कितना आंसर आ गया बच्चे, शाबाश बता दो, 2/3 आ गया आंसर, सेम आंसर आ गया बच्चे, आ गया सेम आंसर। सर मतलब हम 2h/r भी यूज कर सकते हैं ना? लेकिन तब जब आपकी हाइट हाफ ऑफ द रेडियस से कम होती है, जब आपकी हाइट हाफ ऑफ द रेडियस से कम होती है, हाफ ऑफ रेडियस से क्या होती है, कम होती है। ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में बैठ जाए और आप थोड़ा सा ठहर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सोच के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम रैपिडली क्वेश्चन करने जाएंगे, अंधाधुंध सॉल्व करने जाएंगे, तो आता हुआ क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाए। बिल्कुल आप इसको भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी हाइट जो होगी वो हाफ ऑफ द रेडियस से कम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यस सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको करवा दिया कि किस तरीके से आपके पास कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये अब आपको भी चेक करना है भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको प्रॉपरली तरीके से बताना कहाँ पर आप गलती कर सकते हो और कहाँ से आपको बच के निकलना है। अब वहां पर आप कितनी देर टिके रहते हो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप वहां पर ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ करके आ जाओ, गड़बड़ करके आप बोलो सर मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया था, मैं सर आपकी बात भूल गया था। नेक्स्ट वन, क्योंकि आप इस बात को आप समझिए, मोर देन बच्चा हमारे पास 60% बच्चा इस बात के ऊपर बच्चे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि उसको फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है, उसको सही फॉर्मूला कभी मिल ही नहीं पाते, उसको बच्चा हमारे पास सही शॉर्टकट्स कभी मिल ही नहीं पाते। अदरवाइज वो बच्चा भी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर या कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव के अंदर टॉप कर सकते, उस तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती। और जिन बच्चों तक पहुंच पाती हैं उनमें से भी बच्चे हमारे पास 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूलों के ऊपर या तो यकीन नहीं कर पाते या उनको अप्लाई करना नहीं आता, यानी कि वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यकीन ही नहीं आ पाता कि ये फॉर्मूला काम भी कर पाएगा कि नहीं काम कर पाएगा। तो सिर्फ जो बाकी बच्चे होते हैं जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिनको यकीन भी होता है कि हम क्वेश्चन, जिनको अपने ऊपर भरोसा आता है कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे, वो फटाफट क्वेश्चन लगाकर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि अब बच्चे हमारे पास तीसरे तरीका का क्वेश्चन क्या आ जाता है, फाइंड द हाइट h, फाइंड द हाइट h, find the height h above the surface of the earth, find the height h above the surface of the earth, above the surface of the earth, above the surface of the earth, surface of earth के हमने ऊपर की तरफ को देखना है। find the height h above the surface of the earth where, जहां पर बच्चे हमारे पास the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, the acceleration due to the gravity, जो acceleration due to gravity है बच्चे हमारे पास is reduced to, it is reduced to g divided by 9, यानी कि यह हमारे पास कितने के बराबर हो जाती है, g डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास बच्चा फिर एक कॉमन मिस्टेक करता है। बताओ कॉमन मिस्टेक क्या करता है, जो कॉमन मिस्टेक बच्चा क्या करता है कि वो हाइट निकालने के लिए g डैश इज इक्वल टू g
1 माइनस 2h/r का फॉर्मूला लगा देता है, जो बिल्कुल बच्चे हमारे पास यहाँ पर wrong है। यहाँ पर आपकी हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है बच्चे? h इज इक्वल टू r, और यहाँ पर ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ g अपॉन g डैश, और बच्चे हमारे पास -1, ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। Now this is the specialized formula. ये हमारे पास यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला है, जिससे आप हाइट h को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पर रेडियस r है, और ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ g आ गया, और नीचे g डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, g/9। तो ये मेरे पास नीचे यहाँ पर g और ये 9 और यहाँ पर -1। कल बहुत अच्छे से समझाया था कब आपके पास यहाँ पर रूट कहाँ तक आएगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर कोई बच्चा गलती से ये रूट -1 के ऊपर ले जाए, अगर कोई बच्चा गलती से इस -1 को +1 लिख ले, अगर कोई बच्चा इस -1 को भूल ही जाए, तो फिर बच्चे उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में वो बच्चे ने फोकस नहीं किया। ये g से g आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 9 आपके पास ऊपर आ जाएगा, और अगर 9 ऊपर आ जाएगा तो बताओ आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ 1। अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है बच्चे हमारे पास 3, 3 माइनस 1 कितना होता है बच्चे आपके पास 2। तो आपके पास ये हाइट किसके बराबर है, 2r। दिस इज द हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सरफेस है वहां तक आपके पास ये हाइट बच्चे आपके पास किसके बराबर है, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं फिर आपको बोल रहा हूं बच्चे, हाइट h के लिए यहाँ पर बच्चे मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और ध्यान रखना, इस प्रॉब्लम के अंदर यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी कॉशियस। आपको कॉशन के साथ चलना है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं गलत फॉर्मूला लगा दूं और मेरा क्वेश्चन कभी सॉल्व हो ही ना। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला, जहां पर आपके पास g की वैल्यू g डैश रह जाती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन, सर बोलो। सर जो आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उसका एक और कोई टाइप करवा दो। ये वाला बच्चे, यस सर। हाँ करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। आपके पास फाइंड द एपरेंट वैल्यू ऑफ g, फाइंड द एपरेंट वैल्यू ऑफ g, फाइंड द एपरेंट वैल्यू ऑफ द g एट द हाइट, एट द हाइट आपके पास, एट द हाइट आपके पास h इज इक्वल टू r/4, वेयर आपके पास r इज द radius of the earth, r is the radius of the earth, r बच्चा हमारे पास radius of earth है, and the height is measured from the surface of earth, and the height is measured, और height को आपके पास कहाँ से measure किया जा रहा है, from the surface of the earth, from the surface of the earth, surface of earth से बच्चा हमारे पास इस height को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। आंसर, अब ये हाइट आपके पास r/4 है, क्या ये हाइट हमारे पास हाफ ऑफ द रेडियस से बड़ी है कि छोटी है, 1/4? बताओ शाबाश। मेरे पास यहाँ पर हाइट r/4 है, दिस हाइट इज लेस देन द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, देयरफॉर इस वजह से मेरे पास अब फॉर्मूला लग जाएगा g डैश इज इक्वल टू g 1 minus 2h divided by r, और this will be g dash 1 minus of 2 by r, और हाइट की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, r/4। ये हमारे पास कैंसल, ये कैंसल होकर कितना आ जाएगा, हाफ। तो दिस विल बी इक्वल टू g 1 minus 1 by half। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, g into हाफ। तो इसकी वैल्यू हाफ रह जाएगी और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है पार्थ, ठीक है पार्थ बच्चे। यस सर। ओके सर क्वेश्चन में नहीं दिया कि रिलेटिव चेंज और परसेंटेज निकालनी नहीं हो तो फिर तभी भी निकाल के देंगे। नहीं, ऐसा सच नहीं है कि बच्चे आप निकाल, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। टीचर अगर पूछेगा तो निकाल कर देंगे, और अगर नहीं पूछेगा, क्योंकि पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप है,
तो हम लिख के बताएंगे नहीं, तो पेपर में अगर टीचर पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बता देंगे। और क्या मुश्किल रह गया, g माइनस ऑफ g डैश अपॉन g मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं करोगे तो बच्चा हमारे पास रिलेटिव है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज है। और मेरे पास कितना आ जाएगा, g माइनस ऑफ g बाई 2 बाई g इंटू 100। तो जल्दी बता दे फटाफट पार्थ, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 50%। मतलब निकालना आना चाहिए पार्थ, बेसिकली क्या है कि निकालना आना चाहिए। टीचर पूछे या ना पूछे, आपको निकालना तो आना पड़ेगा ना पार्थ, नहीं तो वहां फंस जाएंगे, हाँ या ना। इस वजह Yes, से sir. हमारे पास वो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, पता लग गया बच्चे क्वेश्चन कैसे करने। जैसे Yes, हमारे sir. पास एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, what is the value of g at the height, value of g at the height h is equal to exactly r by 2। अब होगा क्या बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, देखो r by 2। अब होगा क्या कि जो बच्चा ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेगा, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r, और वो जैसे ही h, हालांकि ये मिस्टेक है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना। अब क्या गलती होती है देखते हैं, यहाँ पर g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2 बाई r, और हाइट की जगह वो क्या डाल देगा, r बाई 2। ये कैंसिल 1 माइनस 1, तो g डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और वहां पर एक ऑप्शन 0 भी होगी, और ये टोटली बच्चे आपके पास रॉन्ग होगा, क्योंकि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 कैसे हो सकती है जब आप उसको अकेली अर्थ मान के चल, यानी कि उसके लिए आपको 0 करने के लिए इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा। क्यों बच्चे, क्योंकि आप अकेली अर्थ को कंसीडर कर रहे थे। बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप उसको 0 ले लेते, 0 नहीं हो सकती बच्चे हमारे पास। और बच्चे इस वजह से, क्योंकि आपकी हाइट यहां पर r बाई 2 के बराबर है, आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा, g डैश इज इक्वल टू जी एम, और नीचे बच्चे r प्लस ऑफ h का होल स्क्वायर, g डैश इज इक्वल टू जी एम, और यहाँ पर r प्लस ऑफ, ये मेरे पास आ जाएगा r बाई 2 का होल स्क्वायर, और g डैश इज इक्वल टू जी एम, नीचे बताओ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3r बाई 2 का होल स्क्वायर, और g डैश इज इक्वल टू जी एम और r स्क्वायर। तो नीचे बच्चे हमारे पास 9 आ जाएगा और ऊपर 4, तो बताओ ये कितना रह जाएगा, 4/9 ऑफ जी रहेगा। दिस विल बी 4/9 ऑफ जी। मैं फिर आपको बार बार वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूं, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब आपकी हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। आपने ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपकी हाइट क्या हो जाएगी, लेस देन द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट है जिसको आपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या बच्चे, एट व्हाट हाइट, सर बोलो। सर अगर वहाँ फर्स्ट वाले फॉर्मूले से 0 आ रहा है तो फिर हम वो दूसरा वाला यूज करेंगे। बेटा उसको यूज करने के लिए पहले 0 पे जाना क्यों जरूरी है, मुझे एक बात बता। जैसे 0 आ रही है वैल्यू, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 0 हो ही नहीं सकती। देखो ना आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको तो ये बताया गया है कि आपके पास ये चीज जो है इस तरीके से 0 निकल कर आ रही है, तो फॉर्मूला गलत था। मेरी बात समझे, क्योंकि आपका पेपर होना है ऑब्जेक्टिव बेस, तो पहले आप उसको जी डैश को 0 क्यों करके बताओगे। आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो बच्चे शार्प हो, आप क्लेवर हो, आपको ये तरीका कोई टीचर बता चुका है कि भाई आपकी जो हाइट है वो r/2 या r/2 से बड़ी होगी, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं लगाना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्यों नहीं लगाना। वो जो क्यों नहीं लगाना बच्चे, वो हमको थोड़ी ना बताना है किसी को, हम दुनिया को एक्सप्लेन थोड़ी ना करते फिरेंगे कि जी डैश की वैल्यू देखो 0 आ रही है इसलिए ये फॉर्मूला लगाना। मुझे पता है कि ये हाइट r/2 से बड़ी या उसके बराबर है, मैं इसलिए फॉर्मूला लगा। जी डैश 0 आ रही है, ये रीजन है, पर ये रीजन हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पार्ट किसी को, ठीक है। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप में से अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो बच्चा गलती कर जाएगा और जी डैश की वैल्यू 0 निकल जाएगी,
कभी उससे गलती से, तो इसका मतलब वो कुछ गलत कर रहा है, और वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब वो फॉर्मूले को सही ढंग से अप्लाई नहीं कर रहा है। ये इस वजह से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं बच्चे, ठीक है पार्थ, क्यों एक्सप्लेन करना, Yes, कोई sir. एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। एट व्हाट हाइट h above the surface of the earth, above the surface of the earth, above the surface of the earth, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, due to the gravity, the acceleration due to gravity आपके पास becomes, ये बच्चे आपके पास हो जाती है g divided by 4। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, मुझे यहाँ पर हाइट h निकालनी है और ये r आ जाएगा, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ g अपॉन g डैश माइनस ऑफ 1। ये हमारे पास r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ g अपॉन बच्चे आपके पास g बाई 4 माइनस ऑफ 1। ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का रूट कितने के बराबर होता है बच्चे हमारे पास 2 माइनस 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r के बराबर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चे, आपके पास r के बराबर। तो ये पहले लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपके पास किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला कब कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। हाइट के लिए कौन सा लगेगा, जी डैश के लिए कौन सा लगेगा, जी डैश का कब कौन सा लगेगा, ये आपको बहुत ढंग से आपके पास पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर कुछ क्वेश्चंस में आपने लिखा है ना एपरेंट वैल्यू ऑफ जी, तो सर हम उसे एपरेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो करेक्ट वैल्यू नहीं है। एपरेंट का मतलब होता है बच्चा हमारे पास एक तरीके से बच्चे फॉल्स वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास जमीन के मुकाबले ऊपर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कई बार टीचर वहां पर बोलता है कि एक पर्सन अगर हाइट h के ऊपर जाकर जी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता है तो उसको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, करेक्ट वैल्यू से थोड़ी क्या मिलती है, कम मिलती है, इसलिए वो उसको क्या बोलता है, एपरेंट वैल्यू। ठीक है, ओके जो सर, उसकी जी। मेजरमेंट है उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, उसकी मेजरमेंट के अंदर जी की वैल्यू थोड़ी सी कम आती है क्योंकि वो एक हाइट h पे, इसलिए हम इसको एपरेंट वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। सो नेक्स्ट वन इज दी बच्चा हमारे पास वेरिएशन ड्यू टू द डेप्थ, द वेरिएशन ड्यू टू द डेप्थ डी, वेरिएशन ड्यू टू द डेप्थ बच्चा हमारे पास यहाँ पर डी। अगर हमारे पास यहाँ पर हम अर्थ को कंसीडर करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर अर्थ है जो कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का मटेरियल है, यह हमारे पास अर्थ है, और ये बच्चा हमारे पास इसका रेडियस किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। और सपोज कि कोई पर्सन बोलता है कि इसमें डी डेप्थ के अंदर जाकर हमको क्या निकालनी है, आपके पास यहाँ पर डी डेप्थ के अंदर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालना है। जैसे हम डी डेप्थ के अंदर जाएंगे तो देखिए बच्चा हमारे पास हम इसके अंदर, ये हमारे पास इसका रेडियस है पुराने वाला बच्चा आपके पास और हम यहाँ पर बच्चे हम इस तरीके से डी डेप्थ के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, आपके पास डी डेप्थ के अंदर जा रहे हैं, और ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमारे पास एक तरीके से इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, जैसे आप डी डेप्थ के अंदर जाओगे तो अर्थ का इफेक्टिव रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा, शाबाश बताओ, आपके पास इफेक्टिव रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा, r माइनस डी के बराबर हो जाएगा। तो इसका इफेक्टिव रेडियस किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, हमारे पास r माइनस डी के बराबर हो जाएगा। नंबर 1, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, कंसीडर द अर्थ, हम अर्थ को कंसीडर करते हैं बच्चे एज द सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, एज द सॉलिड स्फेरिकल बॉडी ऑफ डेंसिटी रो, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी ऑफ डेंसिटी रो, ऑफ डेंसिटी बच्चा हमारे पास रो, ऑफ डेंसिटी आपके पास रो, ऑफ डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, रो के बराबर है। Consider the earth as a solid spherical body of density रो,
therefore the acceleration due to gravity at the surface the acceleration due to gravity at the surface is given by। तो बताओ बच्चा हमारे पास सरफेस के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे दी जाती है। तो हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास जी, आई एम सॉरी नॉट जी डैश, जी कैसे दी जाती है, ये हमने डिराइव किया था 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हम ए पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल। अगर हम डी डेप्थ के अंदर आ जाते हैं तो इसकी डेंसिटी तो सेम रही, लेकिन क्या चेंज हो गया बच्चे आपके पास रेडियस। नो, इफ अगर बच्चे हमारे पास इफ द पर्सन हमारे पास गोज टू द डेप्थ डी, इफ द पर्सन गोज टू द डेप्थ डी, तो अगर कोई पर्सन डेप्थ डी पे चला जाता है देन एपरेंट वैल्यू ऑफ जी एट पॉइंट बी, एपरेंट वैल्यू ऑफ जी, तो एपरेंट वैल्यू ऑफ जी पे अब क्या फर्क पड़ जाएगा। अब आपके पास जी डैश 4/3 पाई रो वही रहेगा, जी वही रहेगा। अब रेडियस मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, r-t, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड सिचुएशन। अब मेरे पास यहाँ पर r-d है और ये मेरे पास यहाँ पर सेकंड सिचुएशन आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो g और g डैश है इसको रिलेट कर देते हैं। तो मेरे पास g डैश आपके पास किसके बराबर है, 4/3 पाई इंटू आपके पास यहाँ पर रो इंटू जी r-d। इसमें से मैं क्या करता हूँ, r को बाहर निकाल देता हूँ, तो g डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई रो इंटू जी इंटू r। अगर r कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस ऑफ d/r, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस है। तो बताओ एपरेंट वैल्यू किसके बराबर आ गई, g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस d/r, 1 माइनस ऑफ आपके पास क्या आ रही है, d/r। यहाँ हमारे पास यहाँ पर इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं। यहाँ पर इसके अंदर देख लेना बच्चे, नो अदर फॉर्मूला इज देयर, नो अदर फॉर्मूला, इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है बच्चे, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। नंबर ये चीज आ गई हमारे पास, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस, ये बच्चा हमारे पास डिक्रीज हो रही है एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। अगर आप अर्थ के अंदर की तरफ को जाते हो तो जी की वैल्यू आपके पास क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। नंबर टू, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर चले जाएं, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर चले जाएं तो डी की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बता दो, कैपिटल आर, क्योंकि आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच चुके हो। तो आप कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो अगर यहां से बताओ कि जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी और 1 माइनस ऑफ आपके पास r/r, तो इस पर्टिकुलर केस में जी की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, 0। देखो बाहर आपके पास 0 इंफिनिटी पे होगी, और अगर कोई पर्सन बोलता है जी डैश की वैल्यू 0 और अर्थ के अंदर हो सकती है, तो बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन अर्थ के सेंटर की तरफ। अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ को आते हो तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर आप अर्थ के सेंटर से बाहर जाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, बताओ शाबाश, ये वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी। अगर आप अंदर आ रहे हो तो कम हो रही है, तो बाहर आओगे तो क्या होगी, बताओ बच्चे, इंक्रीज। यहाँ पर बच्चे हमारे पास रिलेटिव चेंज कैसे आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव चेंज, अब कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे पास d/r। अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो d/r मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 100 और परसेंटेज चेंज आता है। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, क्योंकि आपकी डेप्थ हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ से कम होती है। तो बच्चे यहाँ पर
आप कभी भी कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगाओगे, डेप्थ के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। कैसे? मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी एट द डेप्थ, एट द डेप्थ, एट द डेप्थ। आपके पास कौन सी डेप्थ है बच्चे? एट द डेप्थ d इज इक्वल टू बच्चा आपके पास r/4। अब बताओ क्या चीज और कैसे निकालोगे? हमारे पास ये कैसे आ जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस ऑफ, अब d है तो r/4 और बच्चे रेडियस है तो r, तो जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा? g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 1/4। तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा? दिस विल बी 3/4 ऑफ जी। दिस इज 3/4 ऑफ जी। अगर टीचर रिलेटिव चेंज को बोलता है तो रिलेटिव चेंज किसके बराबर है? d/r। चलो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो उसमें रिलेटिव अपने आप चेंज हो जाएगा। तो r/4 इंटू r इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो कितना परसेंटेज चेंज आ गया? शाबाश बताओ, 25% चेंज आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर 25% इसके अंदर क्या हो गया बच्चे? चेंज आ गया। अब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास एट व्हाट डेप्थ, एट व्हाट डेप्थ, हमारे पास बच्चे वो कौन सी डेप्थ है? एट व्हाट डेप्थ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, जो वैल्यू ऑफ जी है बच्चे हमारे पास बिकम्स 1/4 of the value on the surface, value on the surface। जी बताए कोई बच्चा, बच्चे कैसे निकालना है इसको? शाबाश बताओ जरा, वैल्यू ऑन द सरफेस। तो हमारे पास यहाँ पर बताओ इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? जी कोई बच्चा बताए कैसे सोल्यूशन आएगा? बताओ कोई बच्चा। यहाँ पर हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस d/r, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, यही एक इकलौता फॉर्मूला। तो g डैश का मतलब आ गया g/4, दिस इज g 1 माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाय r, ये हमारे पास कैंसल, एंड 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ d/r, और बच्चे हमारे पास d/r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, या फिर मेरे पास d/r इज इक्वल टू किसके बराबर है? वी हैव d/r इज इक्वल टू आपके पास कितना है? 3/4। तो देयरफॉर जल्दी बता दो d की वैल्यू कितने के बराबर है? 3/4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। जी लग गया पता बच्चे आपको? कोई कंफ्यूजन? सर जैसे पिछले केसेस में हम हाइट की भी अलग होता था फॉर्मूला, इसका ना सिर्फ एक ही है ना, इसका ना डेप्थ भी निकाल सकते हैं और जे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आपके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं, कोई ठीक स्पेशल, है सर। ठीक है। और अब यहीं से पार तो अंदाजा लगा, अगर तू टीचर हो पार, तो किस पे क्वेश्चन डालेगा? हाइट पे डालेगा कि डेप्थ पे डालेगा? डेप्थ पे। नहीं, हाइट पे डालेगा। क्यों क्यों हाइट पे डालेगा? क्योंकि वहां पर 3 फॉर्मूला, तो तू क्वेश्चन को बड़े चेंज कर करके डालेगा। अगर तेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हाइट पे डालेगा, क्योंकि तू टीचर है, तेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चा डेप्थ में तो गलती होने के चांसेस ही नहीं है। क्यों चांसेस नहीं है पार्थ, बता बच्चे मुझे। क्योंकि सर एक ही फॉर्मूला ये है। एक ही फॉर्मूला भाई, घुमा फिरा कर मुश्किल से मुश्किल इसमें टीचर क्या बोलेगा? रिलेटिव चेंज निकाल दो या परसेंटेज चेंज निकाल दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टीचर की मुश्किल ही है। हाइट के अंदर तो भाई साहब बिल्कुल वो तो कड़ी चावल बनाए हुए हैं बच्चे, को समझ ही नहीं आता चावल कहाँ पर है, कड़ी कहाँ पर है, खाए कैसे, ठीक है। ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान है, कम खाएंगे तो नुकसान है, इस वजह से। नेक्स्ट, तो हमारे पास हाइट से भी बच्चे चेंज होते हैं। तो हमारे को अब क्या चीज समझ में आती है, देखना ध्यान से समझना। अब बच्चे हमारे पास ये एक ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ बच्चा हमारे पास है शोइंग द वेरिएशन ऑफ द जी, वेरिएशन ऑफ जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से बच्चे हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बच्चे हमारे पास हमारी अर्थ है बच्चे,
और हमारे पास यहाँ पर ये अर्थ का हमारे पास सेंटर है। तो ये बच्चा हमारे पास हमारे अर्थ का सेंटर है, इसका रेडियस आर है और ये डिस्टेंस है। और हमारे पास रेडियस ऑफ आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास आर के बराबर है, ये आर के बराबर है और ये पॉइंट आपके पास O है। ये अर्थ है बच्चे। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, हमको देखना है कि ये वेरी आपके पास कैसे करती है। ये हमारे पास ये आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ है। जब आप सेंटर से बाहर की तरफ को आते हो तो बताओ व्हाट विल हैपन। जब आप सेंटर से बाहर की तरफ को आओगे, अंदर की तरफ डिक्रीज होती है तो बाहर की तरफ को क्या होगी बच्चे, इंक्रीज। ये बच्चे सेंटर से लेके सरफेस तक आपके पास इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास सेंटर, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस में, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास लेस देन क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ अर्थ, ओ से लेके ए। आपके पास ग्राफ का जो ओ ए पोर्शन है वो आपको क्या बताता है कि अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से बाहर की तरफ को आते हो, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से बच्चे कहाँ की तरफ को आते हो, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब सरफेस की तरफ को आते हो। अगर आप आउटसाइड सरफेस की तरफ को आते हो, सेंटर से बाहर की तरफ को आना है, द वैल्यू ऑफ जी, जो वैल्यू ऑफ जी है बच्चे, इंक्रीजेस लीनियरली, इंक्रीजेस लीनियरली, इंक्रीजेस बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, लीनियरली, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास इंक्रीज करती है। ये हमारे पास इनसाइड ऑफ द अर्थ है, ये हमारे पास इनसाइड ऑफ द अर्थ है ओ ए। नेक्स्ट वन, जैसे हम सरफेस पे आते हैं तो बच्चे आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है सरफेस के ऊपर। यानी कि बच्चा हमारे पास इसकी बाउंड्री पे सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, जी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। और उसके बाद क्या बच्चे, जैसे आप बाहर की तरफ को निकलते हो, अर्थ को छोड़ना शुरू करते हो, तो फिर से दोबारा बच्चा आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है और ये ग्राफ आपके पास ऐसे आ जाता है। और तीसरी चीज है बच्चे हमारे पास आउटसाइड ऑफ द अर्थ। आउटसाइड का मतलब है x इज ग्रेटर देन आपके पास r, आपके पास यहाँ पर ये ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास r, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन किसके बराबर है बच्चा, हमारे पास r के बराबर है। यह बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम ग्रेटर देन बच्चा अगर बोला जाए तो आपके पास r के बराबर है बच्चा। तो ये बच्चा हमारे पास आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड हमारे पास यहाँ पर ये क्या चीज आएगी, ये हमारे पास अब हम बोलेंगे इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये बच्चा हमारे पास डिक्रीज होना शुरू कर देगी। ये ग्राफ हमारे पास अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बच्चे हमारे पास जेई या फिर बच्चे नीट जैसे एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे हमारे पास पूछा जा चुका। तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, आपको स्कूल लेवल के ऊपर भी ऐसा ग्राफ पूछा जा सकता है कि अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से बाहर की तरफ को निकलते हो व्हाट विल हैपन, आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से चेंज होती है, आप समझा दीजिए। कुछ इस तरीके से चेंज होती है, अंदर से बाहर निकलते हुए ये लीनियरली इंक्रीज करती है, सरफेस पे ये कांस्टेंट हो जाती है और आउटसाइड फिर डिक्रीज करने लग जाती है जब आप अर्थ को लीव करते हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो सर बच्चे। जैसे आपने बताया अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारी अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं डेप्थ में, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो डिक्रीज होती है। सर आप कहते हो अगर उसी हम डेप्थ से ऊपर को आएंगे वो इंक्रीज होती है। तो सर मेरा क्वेश्चन है फिर हाइट पर क्या होगा, हाइट पे सर? हाइट पे तो डिक्रीज हो जाती है ना बच्चे। जब आप हाइट हाइट से, जब आप अर्थ के सरफेस को लीव करना, मैं बता तो रहा हूँ बच्चे, जब आप अर्थ की सरफेस को लीव करना शुरू करोगे तो आप बच्चे एक तरीके से अर्थ से दूर जा रहे हो, आप अर्थ के सेंटर से दूर जा रहे हो, वहां पर जी की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। लेकिन जब आप अंदर से बाहर आते हो तो ये क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि आप बड़ा मास देखना शुरू कर देते हो।
धीरे धीरे आप अर्थ के अंदर ही हो और आप और बड़ा मास और बड़ा मास और बड़ा मास देखना शुरू करते हो। जब आप यहाँ पर होते हो और जब आप यहाँ पर होते हो, क्या आप दोनों जगहों पे अर्थ का सेम मास देख रहे हो कि अलग मास देख रहे हो? बताओ, शाबाश। जब आप अंदर से बाहर की तरफ को निकलते हो तो आप अर्थ का बड़ा मास देखना स्टार्ट कर देते हो कि छोटा मास। ये बच्चे हमारे पास अर्थ से आप बाहर की तरफ को निकल रहे हो, ये बाहर निकल रहे हो, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पहुंचे और बाहर पहुंचे। आप अर्थ का बड़ा मास देखना शुरू कर देते हो कि कम मास देखना शुरू कर देते हो? बोलो शाबाश बच्चे। बड़ा मास। तो इसी वजह से तो बच्चे आप जब सेंटर से सरफेस की तरफ को जाते हो तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करती है, क्योंकि आप और बड़ा मास और बड़ा मास और बड़ा मास देखने लग जाते हो। और आपके पास जैसे आप सरफेस पे पहुंचते हो, मास अब उसके बाद बढ़ना शुरू होगा नहीं, फिर वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और उस वजह से जब आप सरफेस के ऊपर होते हैं तो हम बोलते हैं अब सब कुछ कांस्टेंट हो गया। और जैसे आप सरफेस को लीव करते हो, मास तो कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन क्या चीज चेंज होने लग जाती है बच्चे हमारे पास? आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और इस वजह से बच्चे वहां पर जी की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। तो इनसाइड से आउटसाइड आपके पास जी की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, और बच्चे आउटसाइड जैसे ही आप पहुंचते हो तो जी की वैल्यू कम होने लग जाती है। और इसकी एक वजह और भी है, क्योंकि आपके पास जी की वैल्यू डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? 4/3 पाई रो इंटू जी इंटू आर। तो जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर 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 निकलना शुरू करते हो तो एक तरीके से आप अर्थ के सरफेस का रेडियस इंक्रीज कर रहे हो, कीपिंग द डेंसिटी सेम। तो उससे बच्चे आपके पास जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है सेम बात की कि इनसाइड से सरफेस तक ये बढ़ती है, लीनियरली बढ़ती है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है, सरफेस पे ये कांस्टेंट हो जाती है और आउटसाइड ये डिक्लाइनिंग यानी कि नीचे आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चे, श्योर है? सर ऐसे तो फिर ऐसे कर सकते हैं सर, अगर मैं क्राइटेरिया पूछते व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द मास टू बी वेटलेस, तो हम उसमें हम डेप्थ ले लेंगे फिर सर। आप कह सकते हो कि वहां पर बच्चे सेंटर ऑफ सरफेस के ऊपर, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर है कौन बच्चे वहां पर? क्या वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है कि वहां पर लिक्विड है? बताओ पहले मुझे। सर कोर होता है ना बच्चे, वहां पर वेटलेसनेस तो आप बोल सकते हो, लेकिन बच्चे क्या वहां पर कोई ऑब्जेक्ट वहां पर रिलाई कर पाएगी आपके पास? मतलब कि क्या वो ऑब्जेक्ट वहां पर एग्जिस्ट कर पाएगी? तो अगर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी तो आप इमेजिनरी कह सकते हो, लेकिन रियलिटी के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है? ओके सर, मैंने ये क्वेश्चन अपने स्कूल में पूछा था तो मेरे को तो सर ने लिफ्ट वाला एग्जांपल दे दिया कि वो मुझे पता है वहां पर बच्चे आपके पास एक लिफ्ट होती है और इस वजह से उस लिफ्ट को बच्चे नॉर्थ पोल से और साउथ पोल के बीच में बनाया जाता है। तभी तो मैंने एक वर्ड यूज किया इमेजिनरी। अगर आपको ध्यान से हो तो मैंने इमेजिनरी वर्ड यूज किया और मैंने बोला कि यहाँ से वो लिफ्ट होती है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो वो नीचे आ जाती है, और वो सेंटर के ऊपर बच्चे हमारे पास उस पर कोई फोर्स नहीं लगती है तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। ठीक है बेटा? ओके सर। पर मैंने आपको एक वर्ड बोला कि वहां पर, और ये लिफ्ट भी इमेजिनरी है, ऐसी कोई लिफ्ट बना नहीं सकते आप, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ में से कोई पर्सन गुजर ही नहीं सकता। वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां पर बच्चे हम किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? इमेजिनरी यस यू कैन से, बट रियलिटी के अंदर यू कांट से। हाँ नितिका बोलो बच्चे। सर जब आपने ग्राफ बताया तो उसका पहला केस है तो उसमें डिस्टेंस रेडियस के इक्वल नहीं हो सकता? डिस्टेंस रेडियस के बराबर किस तरीके से बच्चे? जब आप सरफेस पे पहुंचोगे तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? बताओ शाबाश। जब आप सरफेस पे पहुंचोगे तो ये जो x है ये किसके बराबर हो जाएगा? बता शाबाश। सर 2r के। हाँ r के। हाँ तो होगा, क्यों नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा सरफेस। ठीक है? ओके सर। चलो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द केस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास केस आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से समझना व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा सिंपल सी बात।
द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक बात ध्यान रखना, इट इज नेवर पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना, ये कभी पॉजिटिव नहीं होती, ये बेसिक पॉइंट याद रखना। जब भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ये हमेशा क्या होगी बच्चे, नेगेटिव। और ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू अट्रैक्टिव नेचर। ड्यू टू बच्चा हमारे पास क्या, शाबाश बताओ, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, द वर्क डन, याद रखना, द वर्क डन टू असेंबल, देखो बच्चे, टू असेंबल, द वर्क डन टू असेंबल, द वर्क डन टू असेंबल द masses, the work done to assemble the masses from infinity, from बच्चा हमारे पास infinity to a certain location, तो हमारे पास यहाँ पर a certain location, to a certain location, to a certain location without आपके पास acceleration, without acceleration, without acceleration is called potential energy stored in gravitational system, is called the, आपके पास potential energy stored in gravitational system, in the, आपके पास यहाँ पर gravitational system, in the gravitational system, ये बच्चे ग्रेविटेशनल सिस्टम। अब ये पोटेंशियल एनर्जी mgh से बिल्कुल अलग है, ये बात ध्यान रखना, वो वर्क पावर एनर्जी की, ये ग्रेविटेशन की है बच्चे। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास बड़ा सिंपल सा केस है, मेरे पास सपोज कि यहाँ पर मास आ गया m1 का, बड़े ध्यान से देखना, और यहाँ पर बच्चे मेरे पास मास आ गया m2 का, और इनके बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, मेरे पास r के बराबर है, r डिस्टेंस है। इस मास को भी मैं इंफिनिटी से लेके आया हूँ, इस दूसरे मास को भी मैं इंफिनिटी से लेके आया। फोकस करना बच्चे, फोकस करना, यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेसिकली आपके पास वर्क डन होगी, कि इन दोनों मासेस को मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूँ, ये वर्क डन के बराबर है। और ध्यान से देखना, ये निकलती कैसे, नेगेटिव, ये कभी पॉजिटिव नहीं होती जी, जो कि बच्चे x आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये मास m1, ये मास m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो डिवाइडेड बाय बच्चे r कर दीजिए, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बस इतनी सी चीज, ये बच्चा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चा गलती क्या करता है, अगर इतना आसान कॉन्सेप्ट है तो नेगेटिव साइन नहीं लगाता। बच्चा गलती क्या करता है, जल्दबाजी में gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर कर देता है, कि वो फोर्स निकालना शुरू कर देता है, जबकि यहाँ पे नीचे r स्क्वायर नहीं है, आपके पास क्या बच्चे, सिंपली आपके पास r है। याद रखना, ये वाला जो है बच्चे, ये वर्क डन टू क्या बच्चे, आपके पास असेंबल द सिस्टम है, ये बच्चा हमारे पास वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम है। फोकस करना, मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, अगर टीचर तुम्हें कभी बोले व्हाट इज द वर्क डन टू डीअसेंबल द सिस्टम, तो क्या होगा। अगर टीचर मुझे यहाँ पर वर्ड यूज करता है व्हाट इज द वर्क डन टू डीअसेंबल द सिस्टम, इन दोनों मासेस को इंफिनिटी पे लेके जाना, तो याद रखना बच्चे, हमारे पास जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है उसका नेगेटिव ले लीजिए, जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली उसका नेगेटिव ले लीजिए, माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r। तो अगर माइनस माइनस को देखा जाए तो प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन टू डीअसेंबल सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अब यहाँ पर आती है टोटली कॉम्बिनेशन। बच्चे टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर पेयर्स के ऊपर कहानी हो जाएगी। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, टीचर मुझे 3 मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोलेगा, 3 मासेस की, ये मास m1 है, ये मास m2 है,
ये मास मेरे पास m3 और इन तीनों को एक ट्राइंगल के ऊपर बच्चे हमने क्या कर दिया, लगा दिया। ये मास मेरे पास है m1, ये मास मेरे पास है m2 और ये मास मेरे पास m3। ये बच्चे मान लो L1 है, ये L2 है, ये L3 है। टीचर मुझे क्या बोलता है, व्हाट इज द वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम। अब बताओ दो दो के कितने पेयर बन जाएंगे यहाँ पर। या तो टीचर बोलेगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, या वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, या फिर टीचर बोलेगा वर्क डन टू असेंबल। यहाँ पर दो दो के कितने पेयर बन जाएंगे, शाबाश बता दो, 3, M1 M2 M2 M3 और M3 और M1, पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव कभी नहीं। G M1 M2 इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L1। M2 और M3 में कितने का फर्क है, माइनस ऑफ G M2 M3 अपॉन बच्चे हमारे पास L3। M3 और M1 के बीच में कितने का है, G M3 इंटू M1 अपॉन L2। ये आंसर है, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है, लेकिन हर टर्म के साथ नेगेटिव लगानी है। अब अगर 4 मासेज आ जाएंगे तो 6 पेयर बनेंगे, 4 से ऊपर टीचर नहीं जाएगा, ये इतने ही काफी है बच्चे हमारे पास। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और यहाँ पर अगर टीचर मुझे बोलता है कि व्हाट इज द वर्क डन टू डीअसेंबल दिस सिस्टम, तो बताओ क्या आ जाएगा, व्हाट इज द वर्क डन टू डीअसेंबल द सिस्टम, नेगेटिव ऑफ जो आपने ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जो पोटेंशियल एनर्जी उसका नेगेटिव ले लिया, तो ये मासेस कहाँ पर चले जाएंगे, इन्फिनिटी पे। तो बड़ा आसान है, बड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। अब बच्चे इसके ऊपर क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या वो फॉर्मूले, जो फॉर्मूले बहुत कम बच्चों को पता है, इसको अब हम कल करेंगे। और कल बच्चे हम इसको डिटेल के अंदर सर जहाँ माइनस GM1 अपॉन M2 अपॉन GM1 M2 अपॉन L1 है, जब इसको डीअसेंबल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये पॉजिटिव, बल्कि लेकिन तब जब आप जो है बच्चे डीअसेंबल, मतलब कि अब आप देखिए अगर ये वर्क डन टू डीअसेंबल कंप्लीट सिस्टम, M1 भी चला गया, M2 भी चला गया, M3 भी चला गया, तब करके हमारे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव निकला। ये वर्क डन टू डीअसेंबल क्या है बच्चे हमारे पास, कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम है। इसमें से किसी भी एक टर्म का नेगेटिव नहीं लेना, जो टोटल एनर्जी आई है उसका नेगेटिव लेना। मेरी बात समझ गया, जो टोटल एनर्जी आई तीनों टर्म्स को ऐड कर कर जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आई उसका नेगेटिव लेना। ऐसा मत करना कि किसी भी एक टर्म को उठाया और उसका आपने नेगेटिव ले लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर M1 मास को इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहता हूँ, M2 को भी और M3 को, तीनों को डीअसेंबल करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, चलिए चलो अब बच्चे हमारे पास तीनों को करना। अब ये चीज हमारे पास होगी, अब बाकी चीजें अब हम कल देखेंगे, तब तक आप इसको एक बार